नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली लाइव और आपके साथ मैं हूं प्रिया खरे। भारत डेली लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। लंबे समय से जिस पल का इंतजार था, अब वो घड़ी आ गई। आज जेवन ने नया इतिहास रच दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया। हालांकि अभी यहां केवल दिन में ही फ्लाइट्स का संचालन होगा और बाद में धीरे धीरे चरणबद्ध तरीके से घरेलू सहित इंटरनेशनल उड़ानें शुरू की जाएगी। फ्लाइट्स का संचालन पूरी तरह से शुरू होने के बाद जेवर एयरपोर्ट भारत का ही नहीं बल्कि एशिया का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन जाएगा। उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी ने लोगों को संबोधित भी किया। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, यहां के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी श्री राम मोहन नायडू जी, पंकज चौधरी जी, ज्यूरिक एयरपोर्ट के चेयरमैन जोसेफ फेल्डर जी, अन्य मंत्रीगण, सांसद, विधायक, अन्य महानुभाव और मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं देख रहा हूं आज जहां भी मेरी नजर पड़ रही है, सारे युवा मुझे नजर आ रहे हैं। उत्साह से भरे युवा है, जोश से भरे हुए युवा है, क्योंकि इन युवाओं को पता है कि ये जो काम हो रहा है ना, ये नौजवानों का भविष्य को नई उड़ान देने वाला काम हो रहा है। आज हम विकसित यूपी, विकसित भारत अभियान का एक नया अध्याय शुरू कर रहे हैं। देश का सबसे बड़ा प्रदेश आज देश के सबसे अधिक इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स वाले राज्यों में से एक हो गया है। और आज मेरे लिए गर्व और प्रसन्नता के दो कारण हैं। एक तो ये है, इस एयरपोर्ट का शिलान्यास भी करने का सौभाग्य आप सबने मुझे दिया था और आप सबने इस एयरपोर्ट के उद्घाटन का सौभाग्य भी मुझे दिया। लेकिन मैंने उस सौभाग्य को आपके साथ बांट दिया और आपके हाथों से उद्घाटन करवा दिया। दूसरा, जिस उत्तर प्रदेश ने मुझे अपना प्रतिनिधि चुना, जिस उत्तर प्रदेश ने मुझे सांसद बनाया, उसकी पहचान के साथ, उस उत्तर प्रदेश की पहचान के साथ इस भव्य एयरपोर्ट का नाम भी जुड़ गया है। एक्टिविटी दे रही है और ये हमारा जेवर एयरपोर्ट पूरे उत्तर भारत को दुनिया से जोड़ रहा है। और आपने अभी वीडियो में देखा, ये ऐसा एयरपोर्ट बन रहा है, हर 2 मिनट में एक जहाज उड़ेगा, हर 2 मिनट में एक जहाज उड़ेगा। पहले सपा वालों ने
नोएडा को अपनी लूट का एटीएम बना लिया था। लेकिन आज भाजपा सरकार में वही नोएडा यूपी के विकास का सशक्त इंजन बन रहा है। यूपी के लोगों को आज पीएम मोदी ने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का बड़ा तोहफा दिया है। इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री मोदी का धन्यवाद किया। सीएम योगी ने एयरपोर्ट के उद्घाटन के मौके पर मिडिल ईस्ट संकट के बीच तेल कंपनियों को राहत देते हुए एक्साइज ड्यूटी घटाने पर पीएम मोदी का धन्यवाद किया। पेट्रोल डीजल का निर्बाध आपूर्ति पर भी सीएम योगी ने पीएम की तारीफ की। सीएम योगी ने नोएडा एयरपोर्ट पर कहा कि यूपी ने 2017 से पहले जल्लत झेली थी और बीते सालों में केंद्र सरकार ने यूपी को इससे निकालने का काम किया है। आज एक बहुत बड़ी उपलब्धि उत्तर प्रदेश को मिली है। मान्यवर, आपने पिछले 11-12 वर्षों में नए भारत को प्रत्येक क्षेत्र में जो विकसित भारत की दिशा में अग्रसर करने के लिए कदम बढ़ाए हैं, आज वह हमें हर एक सेक्टर में देखने को मिल रहे हैं। ये नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट इसी श्रृंखला का हिस्सा है। आज आपके कर कमलों से इस नव निर्माण की इस नई इकाई का लोकार्पण होने जा रहा है और यह नवसृजन उत्तर प्रदेश को ग्लोबल एविएशन के मैप पर एक नए सिरे से प्रस्तुत करने का कार्य कर रहा है। बहनों और भाइयों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विजन है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जैसे दलों ने जिस देश को और जिस प्रदेश को देश के अंदर अपने नकारेपन के कारण डेवलपमेंट के एक बॉटल नेक के रूप में छोड़ दिया था, पिछले 2002 से लेकर के 2017 तक लगातार उत्तर प्रदेश ने उस जलालत झेली है, उस प्रकार की अराजकता का शिकार रहा है, उस प्रकार की व्यवस्था का शिकार बना है। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में पिछले 12 वर्षों के अंदर देश ने और पिछले 9 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश ने ये डबल इंजन की सरकार आने के उपरांत जो स्पीड पकड़ी है, आज वह बॉटल नेक से ब्रेक थ्रू के रूप में अपनी एक नई पहचान को सबके सामने प्रस्तुत कर रहा है। मान्यवर, आपने इस एयरपोर्ट का आधार शिलान्यास 25 नवंबर 2021 को किया था और आज आपके कर कमलों से इस एयरपोर्ट के प्रथम फेज का उद्घाटन का कार्यक्रम भी हो रहा है। ये डबल इंजन की स्पीड यही है और यही स्पीड जो आपने हमेशा कहा है, वह स्पीड वही है कि जिसका आधारशिला रखो, जिसका शिलान्यास रखो, उसका उद्घाटन भी करो और जिसका शिलान्यास आपने रखा था, आज आप ही ने उसका उद्घाटन का कार्यक्रम भी आपके कर कमलों से होने जा रहा है। सीमलेस, स्मार्ट एंड सस्टेनेबल एयरपोर्ट, एविएशन फ्यूल फॉर्म, इन फ्लाइट किचन फैसिलिटी, एमआरओ के साथ ही आधुनिक डिजिटल और ऊर्जा संरक्षण पर केंद्रित ईज ऑफ जर्नी की संकल्पना को आपके मार्गदर्शन में आज यह एयरपोर्ट साकार करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। डेडिकेटेड मल्टी मॉडल कार्गो हब का निर्माण होने से अब उत्तर प्रदेश लैंडलॉक्ड की लिमिटेशन से बाहर निकलकर एक लैंडमार्क ग्रोथ के साथ ग्लोबल मार्केट तक अपनी पहुंच को आसान बनाने में सफल होगा। उत्तर प्रदेश के अंदर
जो पोटेंशियल था, उस पोटेंशियल को आज इस नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट और इसके साथ जुड़ रही ये तमाम प्रकार की सुविधाएं एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने में निर्णायक भूमिका का निर्वहन करेगा। मान्यवर, आपने हमेशा से हम सबको एक मार्गदर्शन दिया है कि जो भी करना है, बड़ा सोचना है और बड़ा बनने की दिशा में उसे अग्रसर करना है। ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसके निर्माण की दिशा में ज्यूरिख इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने अपनी भूमिका का निर्वहन किया, लेकिन यहां के अन्नदाता किसानों के प्रति भी हम आभार व्यक्त करते हैं, जिन्होंने यहां पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के निर्माण की दिशा में, जहां पर पहले तमाम प्रकार के आंदोलन चलते थे, उनके साथ डायलॉग बनाने के साथ ही जब उन किसानों को समयबद्ध मुआवजा और पुनर्वास के कार्यक्रम के साथ जोड़ा गया, तो आज 13,000 एकड़ लैंड नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए यहां के अन्नदाता किसानों ने यहां पर उपलब्ध करवाने में भी अपना योगदान किया है। और इसके लिए मैं यहां के अन्नदाता किसानों को विशेष रूप से हृदय से धन्यवाद दूंगा कि जिन्होंने इस पूरी प्रक्रिया में अपना सकारात्मक योगदान दिया और यहां के जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर के विकास के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। मान्यवर, आपने विकसित भारत की जो संकल्पना पूरे देशवासियों को दी है, उस संकल्पना के साथ आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश, विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश के लिए इस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर ये आज की आवश्यकता है। और उस आवश्यकता के अनुरूप वह बड़ा करने के लिए अभी इसमें एक रनवे प्रारंभ हो रहा है। रनवे प्रारंभ होने के कुछ वर्षों के साथ ही दूसरा रनवे इसके साथ आएगा और इस प्रकार से 5 रनवे इस एयरपोर्ट के साथ जुड़ेंगे। तो यह अपने आप में एक बड़े और विकसित एयरपोर्ट के रूप में, ग्लोबल एयरपोर्ट के रूप में अपने आप को। गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को कोलकाता में ममता सरकार के खिलाफ चार्जशीट जारी की है। शाह ने कहा कि इसमें टीएमसी सरकार के 15 साल के काले कारनामे का जिक्र है। ये जनता की चार्जशीट है। बंगाल में अराजकता और बदहाली है। यहाँ की अर्थव्यवस्था चौपट हो चुकी है। उन्होंने कहा कि दीदी ने हमेशा विक्टिम कार्ड की राजनीति की है। कभी पैर तुड़वा लेती है, कभी सिर पर पट्टी बंधवा लेती है, कभी बीमार हो जाती है, कभी चुनाव आयोग को गालियां देती है। लेकिन बंगाल के लोग अब ममता दीदी की विक्टिम कार्ड पॉलिटिक्स को अच्छी तरह समझ चुके हैं। सभी जानते हैं, बंगाल में चुनाव की घोषणा हो चुकी है और भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए बड़े आत्मविश्वास के साथ चुनावी मैदान में उतरे। हमारे विपक्ष के नेता श्री शुभेंदु अधिकारी जी ने भी चुनाव के पहले ही पूरे बंगाल का दौरा कर बंगाल में फैली अव्यवस्थाएं, अराजकता और आर्थिक बदहाली और विशेषकर घुसपैठ के मुद्दे को बंगाल के जन जन तक पहुंचाने का काम। मित्र, बंगाल का यह चुनाव बंगाल के लिए तो महत्वपूर्ण है ही है, परंतु पूरे देश के लिए महत्वपूर्ण। पूरे देश की सुरक्षा बंगाल के चुनाव के साथ एक प्रकार से जुड़ी है। असम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद असम से घुसपैठ कमोबेश समाप्त हो गई। अब एक ही रास्ता बचा है जहां से घुसपैठ होकर पूरे देश के अंदर घुसपैठिए फैलते हैं
और देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर। इसलिए बंगाल का एक चुनाव बंगाल के लिए महत्वपूर्ण है कई मायनों में, और देश की सुरक्षा की दृष्टि से देश के लिए भी महत्वपूर्ण। भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि तृणमूल कांग्रेस के शासन के खिलाफ जनता के जो मुद्दे हैं इसको आवाज देना, जनता की आवाज को मुखर कर बंगाल की जनता के सामने और देश की जनता के सामने प्रस्तुत करना, और बंगाल के आने वाले चुनाव में ये पूरी जो अराजकता तृणमूल के शासन में फैली है इसका हम क्या हल लेकर आएंगे, इसका हम जवाब भी लेकर आएंगे। परंतु आज की प्रेस वार्ता तृणमूल कांग्रेस की इस सरकार के 15 साल के शासन के खिलाफ हमारा चार्जशीट, ये आज की प्रेस वार्ता का मुद्दा है। ये चार्जशीट जो है वो तृणमूल कांग्रेस भले कहे भारतीय जनता पार्टी का चार्जशीट है, परंतु मैं मानता हूं ये बंगाल की जनता ने ममता बनर्जी की सरकार के खिलाफ लगाया हुआ चार्जशीट है, जिसको भारतीय जनता पार्टी एक आवाज दे रही। ममता दीदी ने हमेशा विक्टिम कार्ड का पॉलिटिक्स खेला है। कभी पैर तुड़वा लेती हैं, कभी सिर पर पट्टी बंधवा देती हैं, कभी बीमार हो जाती है, और कभी चुनाव आयोग के सामने बेचारा बनकर चुनाव आयोग को गालियां निकालती। मगर ममता दीदी, मैं आपको बताने आया हूं कि आपकी ये राजनीति को, विक्टिम कार्ड की पॉलिटिक्स को बंगाल की जनता अब बहुत अच्छे तरीके से समझ गई। चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था पर गाली गलौज करना ये बंगाल की संस्कृति को शोभा नहीं देता। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय रेल, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की और उत्तराखंड में रेल कनेक्टिविटी को मजबूत करने के मकसद से कई अहम परियोजनाओं पर तेजी से काम करने की अपील की। मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री को कुंभ 2027 की बड़ी तैयारियों और इसे डिजिटल कुंभ के तौर पर डेवलप करने की कोशिश के बारे में भी बताया। उन्होंने इस पहल के लिए इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से 1433.96 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद मांगी है। राज्य में पर्यटन में तेजी से बढ़ोतरी और बढ़ते ट्रैफिक प्रेशर पर रोशनी डालते हुए मुख्यमंत्री ने आरआरटीएस को हरिद्वार और ऋषिकेश तक बढ़ाने की अपील की और अनुरोध किया कि ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना को 2026 तक पूरा कर उसका उद्घाटन किया जाए। महाराष्ट्र में गैस और पेट्रोल की बढ़ती किल्लत के बीच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का बयान सामने आया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि महानगर गैस निगम लिमिटेड के माध्यम से महाराष्ट्र के अलग अलग शहरों में पाइप नेचुरल गैस की पाइपलाइनें डालने का काम शुरू हुआ है। अभी उसमें हमें तेजी लाने का प्रयास किया जा रहा है क्योंकि हमारे पास पीएनजी उपलब्ध है। अगर शहरों का एलपीजी दबाव पीएनजी पर शिफ्ट होता है तो उससे देश को बहुत फायदा होगा। और इसके साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा, ये सुनते हैं। महानगर गैस निगम लिमिटेड के माध्यम से महाराष्ट्र के अलग अलग शहरों में पाइप नेचुरल गैस की पाइपलाइन डालने का काम शुरू है। अभी उसमें तेजी लाने का प्रयास कर रहे हैं। कल ही हमने एक उसमें गवर्नमेंट ऑर्डर निकालकर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस लाया है, क्योंकि हमारे पास पीएनजी उपलब्ध है। अगर शहरों का एलपीजी का लोड ये पीएनजी पर शिफ्ट होता है, इससे देश को बड़ा फायदा मिलेगा। महाराष्ट्र में रिश्तों को शर्मसार कर देने वाला सनसनीखेज मामला सामने आया है। हालांकि यह मामला कुछ सालों बाद सामने आया, लेकिन जिसने भी सुना वो हैरान रह गया। लगभग 3 साल पहले का यह मामला है। चंद्रपुर में एक बेटी ने अपने ही पिता को मौत के घाट उतार दिया और ये राज पूरे 3 साल तक दबा रहा। चौंकाने वाली बात यह है कि सच उसी शख्स ने उजागर किया जो इस साजिश का हिस्सा था।
पंजाब राजस्थान बॉर्डर के पास साधुवाली क्षेत्र में शुक्रवार शाम पुलिस की नाकेबंदी के दौरान एक युवक ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने आरोपी की टांग में गोली मारकर उसे काबू में किया। घायल युवक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस के अनुसार शाम करीबन 7 बजे एक युवक बाइक पर पंजाब की ओर से आता दिखा। शक होने पर उसे रुकने का इशारा किया गया, लेकिन वो नाकेबंदी स्थल से यू टर्न लेकर नहर की पटरी की ओर भागने लगा। पुलिस टीम ने पीछा किया और इसी दौरान उसकी बाइक गिर गई और वो भागते हुए पिस्टल निकालकर पुलिस पर ही फायरिंग करने लगा। इस दौरान पुलिस की सरकारी गाड़ी पर 3 गोलियां लगी, हालांकि कोई भी घायल नहीं हुआ। इसके बाद जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने गोलियां चलाई और आखिरकार बदमाश के पैर में गोली लगी, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। और अगली खबर राजस्थान के धौलपुर से है, जहां जिले में अवैध चंबल रेत खनन का मामला लगातार बढ़ता दिखाई दे रहा है और परिवहन के खिलाफ बसई डांग थाना पुलिस ने कार्रवाई की है। नाकेबंदी के दौरान पुलिस ने 3 ट्रैक्टर ट्रॉली अवैध रेत से भरी हुई उसे जब्त किया। इसके चलते थाना बसई डांग पर 3 अलग अलग प्रकरण दर्ज किए गए। आरोपियों के खिलाफ बीएनएस की धारा 303, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम और फॉरेस्ट एक्ट के तहत जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस ने साफ कहा है कि अवैध रेत परिवहन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। श्रीगंगानगर के नेतावाला में प्रस्तावित कचरा प्रबंधन प्लांट को लेकर विरोध लगातार तेज हो रहा है। बड़ी संख्या में ग्रामीण कलेक्ट्रेट पहुंचे और प्रशासन के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान विधायक जयदीप बिहाणी के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल के अधिकारियों से बातचीत की गई। साफ कहा गया कि प्रस्तावित स्थल भौगोलिक रूप से उपयुक्त नहीं है, इसलिए वैकल्पिक जमीन की तलाश की जानी चाहिए। ग्रामीणों का कहना है कि कचरा प्लांट लगने से जल स्रोत और पर्यावरण को गंभीर नुकसान हो सकता है। खासकर गंग नहर के पानी पर निर्भर गांव के लिए यह खतरा बढ़ जाएगा। मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर प्लांट को निरस्त करने की मांग की गई। अब सबकी नजर प्रशासन के अगले फैसले पर टिकी हुई है। तो मोटो पीछे थे हमारे गांव पर क्या नहीं लगा हुआ है। हमारे बाउंड्री तो प्रधान जी कौन का वो मोती भी ना करे लगाओ और एक लगाओ बजनलाल का करे वो बटन निकला बनसोर मासो मतलब जिसमें ग्रामवासी भी थे, प्रशासनिक अधिकारी भी थे, जिसमें नगर परिषद, जिला कलेक्टर सब शामिल थे। उसमें यह तय हुआ था कि ठीक है, एक बार ये जो नेतेवाला का कचरा प्लांट है उसकी जो भौगोलिक स्थिति है उसको देखते हुए एक बार वैकल्पिक व्यवस्था के लिए कुछ और जमीन की तलाश की जाए, जो कि जन सहयोग से खरीद ली जाएगी। अब जमीन ये तो है नहीं कि भी हमें राशन की दुकान से राशन लेकर के आना है। जमीन में बेचने वाला आ जाए तो वो बिकती नहीं है, खरीदने चले जाओ तो वो मिलती नहीं है। थोड़ा समय लगेगा, भौगोलिक स्थिति भी देखनी पड़ेगी ताकि दोबारा फिर विरोध का सामना ना करना पड़े। लेकिन जब ये बात तय हो गई, 17 तारीख की मीटिंग का एजेंडा 27 तारीख को प्रशासन जारी कर रहा है, तो इस एजेंडे में ये बातें तय हुई और 27 को ही वाजाबता भेजने की तैयारी कर ली। ऐसे काम नहीं चलेगा। जब इनकी वीसी आती है तब इनको घबराहट होने लग जाती है क्या? अब ये तय हुआ है कि हम जमीन की तलाश कर रहे हैं। जमीन 2 दिन में मिल जाए, 3 दिन में मिल जाए, हम जमीन देख करके ले लेंगे। कलेक्टर साहब सोमवार को जयपुर जाएंगे, अखिल अरोड़ा साहब से मिलेंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया डेली लाइव। नमस्कार।